हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 का पढ़ा दिया था, जिसमें आर्टिकल 21 और 21 जो का है उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे 14 वर्ष से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रदान किया गया। और आर्टिकल 21 में मैंने आपको प्राण एवं देह स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया था। आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है कि निरोध या गिरफ्तारी से संरक्षण की, यदि आपकी गिरफ्तारी हो भी गई है तो उसमें भी आपको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। और यह जो आर्टिकल 22 है इसके द्वारा एक तो देखिए, पहले नंबर तो दो प्रकार से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तो है साधारण रूप से और दूसरा है कानूनी रूप से। तो साधारण रूप से यदि जैसे आपको किसी ने भी गिरफ्तार किया है तो उसके बारे में हम देखेंगे, और कानूनी रूप से यदि किसी ने आपको गिरफ्तार किया है तो उसमें क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें आपको दो प्रकार से गिरफ्तार किया जा सकता है, एक है साधारण रूप से और एक है कानूनी रूप से। कानूनी रूप से तो देखिए, साधारण रूप से पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। यदि आपको साधारण रूप से गिरफ्तार किया गया है तो इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें है कि यदि आपको किसी ने साधारण रूप से गिरफ्तार किया है तो उसे आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी पहले नंबर तो गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। सूचना होती है जैसे वारंट नहीं आते हैं तो वैसे ही आपको गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी, जो भी अधिकारी आपको गिरफ्तार करेगा। फिर गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का क्या करना होगा, कारण बताना होगा कि आपको उसने इस कारण से गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी का कारण बताने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर मतलब जिसमें आने जाने का भी समय ऐड किया गया है, पास के न्यायाधीश के पास भेजना होगा। जो पास में कोई न्यायालय होगा उसके न्यायाधीश के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। तो यह जो कंडीशन है यह है साधारण रूप से, कि जब यदि किसी अधिकारी ने आपको साधारण रूप से गिरफ्तार किया है तो आप उसे गिरफ्तारी की पहले सूचना देनी होगी, फिर कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर, जिसमें आने जाने का समय भी ऐड है, आपको पास के न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। और यदि जैसे इसमें 24 घंटे के अंदर जैसे गिरफ्तार के बाद यदि न्यायाधीश ने आपको वाइज्यत बरी कर दिया, मतलब आपको जैसे कह दिया कि आप अपराधी नहीं है, तो उसमें 24 घंटे के अंदर ही आपको क्या करना होगा, उसे छोड़ना होगा। 24 घंटे के अंदर ही आपको उसे क्या करना होगा, छोड़ना होगा। अब देखते हैं कि यदि आपको कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है तो इसमें क्या होता है। तो यदि देखिए, आपको किसी भी अधिकारी ने आपको कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है तो वह आपको 3 माह से अधिक गिरफ्तार करके नहीं रख सकता है, मतलब 3 माह से अधिक कस्टडी में नहीं रख सकता है। और 3 माह के अधिक कस्टडी में वह तभी रख सकता है जबकि सलाहकार बोर्ड इसकी क्या करे, अनुमति दे दे। मतलब सलाहकार बोर्ड इसकी क्या करे, अनुमति दे दे। और सलाहकार बोर्ड में कौन होते हैं,
सलाहकार बोर्ड में आपके न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। यदि सलाहकार बोर्ड ने यह कह दिया कि आपको कानून जो जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, यदि सलाहकार बोर्ड ने उसे मतलब बाइज्जत बरी कर दिया, तो आपको मतलब जिस व्यक्ति ने आपको गिरफ्तार किया है, जिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार किया है, उसे आपको क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो यह है गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, जिसमें दो प्रकार हमने देखे, साधारण रूप से और कानूनी रूप से। अब इसके बाद हमें देखना है आर्टिकल 23 और 24, जिसमें दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी, तो अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 जो है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के विरुद्ध यह अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के विरुद्ध। अब इसमें कहा गया है आर्टिकल 23 के अनुसार कि यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आपको कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि यदि आपकी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं, तो काम करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। और इसी में कहा गया है, आर्टिकल 23 में ही कहा गया है कि बेगार, इसके द्वारा क्या होता था कि पुराने जमाने में जो है वो लोग काम करवा लेते थे और पैसे नहीं देते थे। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 23 के अंतर्गत कहा गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति से काम करवा लेते हैं और उसके पैसे जो है वो नहीं देते हैं, तो आप आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर रहे हैं और जिसके तहत वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, जिसके आप पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर आर्टिकल 24 कहता, अब इसके बाद हम आर्टिकल 24 देखते हैं। तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी उद्योग अथवा धंधे में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी उद्योग या धंधों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में किया गया। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। फिर आपको याद रखना है कि आर्टिकल 23 क्या कहता है, इसकी क्या क्या कंडीशन है, और आर्टिकल 24 क्या कहता है, इसकी क्या क्या कंडीशन है। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 25, जिसमें दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इन 4 अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 तक किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब कि आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। तो इस आर्टिकल 25 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं। जैसे चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू धर्म, ईसाई और क्रिश्चियन और जैन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो धर्म के अबाध रूप से
मानने की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है। और इसी में कहा गया, इसी के अंतर्गत अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह पेपर में आया हुआ है कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता जो है, आपने सिक्कों को देखा होगा कि वो बगल में एक छोटी सी कृपाण लिए रहते हैं। तो सिक्कों को जो है वो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत ही प्रदान की गई है। तो यह आर्टिकल 25 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 26 कहता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जैसे आप चाहे जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म का आसानी से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो धर्म का प्रचार, आर्टिकल 26 कहता है कि आप उस धर्म को आसानी से मान सकते हैं, चाहे वह कोई भी धर्म हो, जैसे जैन, ईसाई, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म हो, तो आप उसका आराम से प्रचार कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य के द्वारा, जैसे किसी भी धर्म संस्था से राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं, किसी भी धर्म से शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य के द्वारा किसी भी धर्म से किसी भी प्रकार का शुल्क प्राप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि और आर्टिकल जो 28 है, इसके बाद आर्टिकल हम 28 देखते हैं। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है उसको देखते हैं। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थाओं, राज्यों द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के प्रशिक्षण का विरोध, मतलब किसी भी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो धार्मिक शिक्षा का विरोध कि मतलब यदि राज्यों द्वारा पोषित कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, यह कहा गया है आर्टिकल 28 में। फिर इसके बाद इसकी दो और कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसकी दूसरी कंडीशन है जो वह है कि किसी भी ट्रस्ट के द्वारा, जैसे किसी भी ट्रस्ट के द्वारा कोई संस्था पोषित हो रही है तो उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। क्या की जा सकती है? धार्मिक शिक्षा। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि शहरों में मदरसे खुले रहते हैं तो वो किसी निश्चित ट्रस्ट के द्वारा पोषित होते हैं और इस कारण से उनमें धार्मिक शिक्षा जो है वह प्रदान की जाती है। फिर इसके अंतर्गत तीसरी जो कंडीशन है वह है कि यदि जैसे अल्पसंख्यक या अवयस्क बच्चे हैं तो इनमें भी जैसे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बच्चों की पूरी सहमति, मतलब जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पूरी सहमति, और यदि बच्चे छोटे हैं मतलब अल्प वयस्क हैं तो उनके माता पिता की सहमति से ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो अल्पसंख्यक बच्चों की सहमति, या माता पिता की सहमति से धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो यह था हमारा आर्टिकल 28 और आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में जिसका वर्णन किया गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। जी, तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है आर्टिकल 29 और 30 जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन
किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति को, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार आर्टिकल 29 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अब अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन से समूह आते हैं? तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। ये सभी जो वर्ग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, यह सभी किसमें आते हैं? अल्पसंख्यक वर्गों में आते हैं। फिर आर्टिकल 30 जो है, आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को, जो ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अपनी शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करने के लिए, शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करने के लिए संस्थाओं का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करने के लिए वो किसी भी संस्था का निर्माण या विकास कर सकते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करने के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का विकास कर सकते हैं। शिक्षण संस्था, और राज्यों के इसी में कहा गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी मतलब अल्पसंख्यक को, उनके अल्पसंख्यक होने पर धर्म, जाति, मूल वंश एवं लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग एवं मूल वंश, इन आधारों पर किसी भी प्रकार से राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 30 में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल, अब हमें 31 पढ़ना था जिसमें था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे हटा करके आर्टिकल अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। तो इस कारण से हम संपत्ति के अधिकारों को नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी, तो अब इसके बाद पढ़ना है हमें आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, B.R. अंबेडकर ने इसे हमारे संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। क्योंकि यदि ये अधिकार नहीं होता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो जो हमने ऊपर हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया है, जो 5 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत संविधान भारतीय उच्च न्यायालय को आदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति के यदि अधिकार, जैसे कोई भी व्यक्ति है और यदि उसके अधिकारों का हनन होता है अथवा हनन होता है, तो वह सब आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय के द्वारा उसे
उनके अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान की जाएगी। तो यह है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अब संवैधानिक उपचार मतलब सर्वोच्च न्यायालय है जो वह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जब अधिकारों का संरक्षण किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं और इसी के द्वारा वह किसी भी व्यक्ति और किसी के अधिकारों का संरक्षण करता है। तो इनके आप पहले मतलब समझते चलिएगा, जिससे आपको आसानी से याद होता जाएगा कि इनमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंदी जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसे प्रत्यक्ष हमारे सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। उच्चतम न्यायालय कहता है कि जिस भी व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसे सशरीर हमारे सामने मतलब उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। तो यह एक ये वाली रेट उच्चतम न्यायालय चालू कर सकता है। सशरीर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत, यह एक रेट है कि जिसमें उच्चतम न्यायालय कहता है कि आप सशरीर उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। फिर सेकंड है कि परमादेश। इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसमें मतलब उच्चतम न्यायालय अधिकारियों से कहता है कि मतलब जैसे जब अधिकारी कोई काम नहीं करते हैं और वह काम को नकार देते हैं तो उच्चतम न्यायालय कहता है कि हम यह आदेश देते हैं कि यह आपको काम करना ही पड़ेगा। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यहाँ पर अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं। अधिकारियों को काम करने का आदेश दिया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है कि रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। इसमें उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय जैसे जो उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय है जैसे उच्च न्यायालय या और नीचे के न्यायालय हैं जैसे आपके जिला न्यायालय होते हैं, तो उनको आदेश देता है कि यह जो जैसे कोई भी मामला है तो वह कहता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसलिए आप इस पर निर्णय नहीं दे सकते हैं, तो निर्णय देने से रोकता है। तो अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय से रोकना, निर्णय देने से रोकना। तो यह आता है आपके प्रतिषेध में। फिर इसका उत्प्रेषण, इसको देख लेते हैं। तो उत्प्रेषण का मतलब है ऊपर की ओर भेजो, ऊपर की ओर भेजो, इसका मतलब होता है यह। तो उच्चतम न्यायालय है जो है अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि यह जो मामले आपके उसमें नहीं है उनको, जैसे जो मामले आपके पास बहुत दिनों से लंबित हैं उनको ऊपर की ओर भेजो जिससे हम इनका निर्णय कर सकें। तो इसका मतलब है ऊपर की ओर भेजो लंबित मामलों को। मतलब जो मामले हैं आपके पास, जो मामले आपके पास लंबित हैं उनको आप ऊपर की तरफ भेजिए जिससे हम इसका निर्णय कर सकें। तो यह उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से कहता है। फिर इसका यह होता है एक अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, क्या होता है, किस अधिकार
से। तो यदि जैसे आप मान लीजिए कि कोई अधिकारी का काम करने लगते हैं तो फिर वह पूछता है न्यायालय कि आपसे कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जैसे कोई भी एक व्यक्ति कलेक्टर का काम करने लगता है, उसने ना कोई आपकी यूपीएससी की परीक्षा दी है ना कुछ दी है, वो सीधे कलेक्टर का काम करने लगता है। तो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह व्यक्ति से पूछेगा कि आप किस अधिकार से यह काम कर रहे हैं, जबकि आपने कोई परीक्षा दी ही नहीं है। तो यदि आपने जैसे परीक्षा दी है तो आप न्यायालय को बता देंगे कि सर हमने ये परीक्षा दी है और इस अधिकार से हम काम कर रहे हैं। तो और यदि आपने नहीं दी है तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे। तो अधिकार परीक्षा में आप सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अधिकारियों से पूछता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। तो किस अधिकार से काम कर रहे हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय अधिकारियों से पूछता है। तो यह थी हमारी 5 प्रकार की रिटेन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और यह था आज हमारा पूरा लेक्चर, जो कि मौलिक अधिकार पूरे खत्म हो चुके हैं और मैंने आपको आर्टिकल 32 तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो यह थे हमारे आज के लेक्चर और आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप पढ़ते चलिए और देखते चलिए। इसके बाद हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। साथ ही साथ विधान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड डे, टेक केयर।